हम्म। जैसे अगर आपके मन में ये सवाल आए कि श्रेष्ठ संविधान क्या होता है, तो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो श्रेष्ठता की मिसाल बन सकते हैं, उत्कृष्टता की मिसाल बन सकते हैं? कौन सी ऐसी खास बातें होंगी जो संविधान को एक ऐसी धारा, एक ऐसी विचारधारा या एक ऐसे संदर्भ निहित परिप्रेक्ष्य की ओर लेके जाएंगी जिसको हम उत्कृष्टता की कसौटी पर या कहा जाए श्रेष्ठता की कसौटी पर कहीं अधिक उत्तम मानेंगे। माना एक क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ संविधान के निहित पक्ष क्या हैं, कथन पर टिप्पणी कीजिए। क्यों? आप अच्छी तरह, कल मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में, वो तो विशालता की बात कर लिया था, आज के परिप्रेक्ष्य में कि भाई ऐसी कौन सी बात होगी संविधान में जो उसका अभिन्न अंग की संज्ञा में आएगा, कि मतलब उसके बगैर संविधान का सार और संदर्भ दोनों सकारात्मकता से विमुख होंगे। यानी कि संविधान की जो एक अवधारणा है उसके अंतर्गत कौन कौन से मूल बिंदु हैं जो संविधान को संविधान बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है वो दो तीन बिंदु में लेके चलेंगे, फिर उसके बाद उसमें एक तो मैं आपको बताऊंगा कि श्रेष्ठ संविधान क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा कि विकसित और निर्मित संविधान में क्या फर्क होता है, फिर आपको लिखित अलिखित की भी बात करूंगा, और साथ में कुछ ऐसे पहलुओं का जिससे संवैधानिक सरकारों जैसी स्थितियां जो होती हैं, क्योंकि किसी भी, जैसे कहा जाए कि संविधान में स्पष्टता हो, संविधान में सकारात्मकता हो, ये तो दो तीन बातें हो गई, दो बातें। लेकिन अगर ऐसी दर्जन भर बातें बताई जाएं जो संविधान की श्रेष्ठता को परिभाषित करती हो या उनकी उपादेयता को बढ़ाती हो। दूसरी चीज कि आपने देखोगे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, ठीक है ना। और लिखित और लिखित, विकसित और निर्मित, जैसे भारत का संविधान आप लिखित कहते हैं उसी तरीके से आप इसी को निर्मित संविधान कह सकते हैं। वे संविधान जो संविधान सभा द्वारा बनाई गई है ना, जैसे हमारे रीति रिवाज परंपराएं निरंतर वर्षों से चले आ रहे हैं ना। और जैसे कोर्ट के, न्यायालयों के फैसले वो नजीर बनते चले आए। 1215 का वो मैग्ना कार्टा जिसमें फंडामेंटल राइट का पहली बार उल्लेख देखते हैं। कंपनियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में एक स्वरूप लिया, भारत में प्रवेश किया, अपना बाजार, अपना व्यापार बढ़ाया, राजनीतिक सत्ता भी का लोभ भी पाला, बहुत सारे राजलेख आए, चाहे 1726 का चार्टर हो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, सेटलमेंट एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, बहुत सारे जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, वो सब चीजें हुई। हम भारतीय संविधान में इन ऐतिहासिक पक्षों को लेते हैं और ये ऐतिहासिक पक्ष एक दिन में नहीं बने, विकसित हुए समय के साथ। जिन नियमों का या जिन न्यायों का या जिन न्यायालयों ने न्याय का या मुकदमे पर सुनवाई की, उनमें से निकली हुई हर अच्छी बात एक विकसित स्वरूप में, एक विकसित संविधान का निरूपण कर दिया। तो जिसमें न्यायिक निर्णय हो, रूढ़ियां हो, प्रथाएं हो, और बहुत लंबे वक्त से चले आ रहे हैं उनका, और जो एक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया, उनका क्या फर्क होता है?
लिखित अलिखित का क्या फर्क होता है? जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने इंग्लैंड से लिया है वहां अलिखित संविधान। फ्रांस जैसे देशों ने 5 बार संविधान को बना दिया। संविधान अगर परंपरागत हो या विकसित हो तो उसके क्या लाभ होते हैं, और अगर संविधान सभा द्वारा बनाया हो तो उसके क्या अपने लाभ। साथ ही श्रेष्ठता की बात, पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि एक श्रेष्ठ संविधान क्या होता है। एक पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके दायरे में आ जाएगा। लिखिए, संविधान राजकाज चलाने की एक नियम है। देखिए, संविधान राजकाज चलाने का एक नियम है, ठीक है ना। संविधान राजकाज चलाने का एक नियम है। यह जितना अधिक श्रेष्ठ होगा, यह जितना अधिक श्रेष्ठ होगा, उतना ही उत्कृष्ट देश होगा। कथन पर टिप्पणी करें। यह जितना अधिक श्रेष्ठ होगा उतना ही उत्कृष्ट देश होगा। अब लिखें, ये तो मैं क्वेश्चन का एक मॉडल दे देता हूं। कोई भी विषय जो कहने जा रहे हैं वो क्यों, कहां पे उसको आप समाहित करेंगे, है ना। तो अब आपके दिमाग में ये चीज चलने लगा होगा। चलना बहुत जरूरी, दिमाग का चलना बहुत जरूरी कि जो सवाल है उसका अब आपको जब चारों तरफ से बहुत सारे अनुकूलित, देखो मैं फिर एक बार बच्चा क्लियर कर दूं कि संविधान में सब कुछ लिखा है, हमारे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आर्टिकल 14 में, 15 में, 17 में, 20 में, 50 में, 100 में क्या लिखा है वो सब लिखा है। आप इतना साल से पढ़ने के बाद भी संविधान के सवालों को उठाना, उसको प्रत्युत्तर में बदलना एक कठिन काज क्यों रहा? क्योंकि उसके आसपास के आवरण और वातावरण को आप अंगीकृत नहीं किए। जैसे संविधानविदों ने दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों से या संविधानों की श्रेष्ठ बातों को भारतीय संविधान में लेने में कोई गुरेज नहीं किया, कोई संकोच नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से आपको भारतीय संविधान के नियम को सही से समझने के लिए पहले संविधान के आसपास के जो वातावरण, देखो एग्जाम्पल अगर छोटा सा दूं तो एक बारात की एक तारीख होती है, सपोज 19 मई 20 तारीख को कहीं बारात आ रही है, आजकल तो खैर संभव नहीं, मतलब माना है, लेकिन उसकी तैयारी कितने दिन से हो। बारात में सब बाराती रहते हैं और भी सब न्योता वगैरह जिनको गया होता सब आए होते हैं, लेकिन उसकी तैयारी को कोई नहीं जानता। जो दिखता है बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, ये फलाना अच्छा है, लेकिन किसी ने जाना कि ये लाइटिंग के लिए कितने चक्कर लगा के इससे तय हुआ था, ये जो खाना अच्छा सा बना है ये बनाने वाला कहाँ का है, इससे कैसे बातें हुई थी, नहीं ना। आपको संविधान में दिखता आर्टिकल 1 में ये लिखा, आर्टिकल 2 में ये लिखा, आर्टिकल 3 में लिखा, यही दिखता है। संविधान विद क्या सोच रहे थे? संविधान विदों ने 2 साल 11 महीना 18 दिन किस किस भीषण विचारों से गुजरे हैं। संविधान विदों ने एक श्रेष्ठ संविधान के लिए क्या गुणात्मक पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया, कैसे एक परंपरागत या विकसित वर्षों से, सदियों से रूढ़ी और परंपरा और प्रथा के तौर पर चीजों का निर्वहन भी संविधान में सांकेतिक तौर पर, वास्तविक तौर पर संदर्भित हो जाता है। क्या मन में उनके थे? जब उसके इर्द गिर्द के सवाल आपके प्रश्न पत्र में आते हैं तो हर जगह मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व का अंतर ही नहीं पूछता है, और यही नहीं पूछेगा मूल अधिकार की विशेषता बताइए, मूल अधिकार का महत्व बताइए। अरे यार, ये तो बच्चे कक्षा 7 में सिविक्स पढ़ते हैं, मैं उनकी किताब में देख रहा हूं यही सब लिखा हुआ है। क्या समझे? मेरा एक बच्चा एक दिन कोरोना वायरस और
कौन सा संविधान किस देश के लिए अच्छा है, यह स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर है। फटाफट थोड़ा सा लिखते जाइए, मैं समझाता जाऊंगा। स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर है। पहली लाइन, कहीं पर भी संविधान से जुड़ी विशेषता हो, महत्व हो, उपादेयता हो, प्रासंगिकता हो, श्रेष्ठता हो, और भी जो चीजें बन सकती, कि जब भी बात आए तो लिख दीजिए कि कौन सा संविधान किस देश के लिए है, वो उसकी स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर कर। पहला एक लाइन मिलना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कल कहा था कि आपको संविधान से जुड़ी हुई, चाहे प्रकृति के बारे में चर्चा करें, चाहे विशेषता के बारे में चर्चा करें, चाहे महत्व के बारे में चर्चा करें, चाहे उपादेयता के बारे में चर्चा करें, चाहे श्रेष्ठता के बारे में चर्चा करें, या लिखित अलिखित किसी भी तरीके के संविधान की चर्चा करें, संविधान की 1.5 लाइन की परिभाषा लिख दीजिए। और एक चीज नोट कर लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में पहला शब्द बहुत वक्त लेता है। क्या समझे? पहली लाइन लिखने में वक्त ज्यादा लगता है, तो उस वक्त को कुछ शब्द पहले से ही तय करके रखिए ताकि वक्त आपका ना लगे। और तब तक, जब तक आप 1.5 लाइन लिखते हैं ना, तो उससे जुड़े तारतम्य बन जाते हैं और कॉन्फिडेंस और मोरल हाई हो जाता है। लिखिए, कौन सा संविधान किस देश के लिए अच्छा है या नहीं, यह वहां की स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। लिखिए, प्रत्येक देश की अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा होता है। प्रत्येक देश की अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा होता है। उसी के अनुसार नियम, विनियम, उसी के अनुसार नियम, विनियम, अधिनियम व संविधान जैसी व्यवस्थाएं निरूपित की जाती हैं। लोकतंत्र के भीतर यह सब कुछ जनता के हित में होता है। लोकतंत्र के भीतर यह सब कुछ जनता के भीतर होता है। संविधान जितना जनोन्मुख होगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। संविधान जितना ही जनोन्मुख होगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। फिर भी श्रेष्ठता के गुणों को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। श्रेष्ठता के गुणों को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। सबसे पहले लिखिए व्यापकता / विशालता। व्यापक और विशाल संविधान, व्यापकता और विशालता, व्यापक और विशाल संविधान सरल और स्पष्ट होता है। ठीक है। और सभी प्रकार के अधिकारों का वर्णन संग्रहित किए होता है। और सभी प्रकार के वर्णन संग्रहित किए होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पष्टता एवं निश्चिंतता। स्पष्टता एवं निश्चिंतता। ठीक है ना? नियम स्पष्ट और लक्ष्य अचूक। नियम स्पष्ट और लक्ष्य अचूक, यह किसी भी संविधान को श्रेष्ठ बना देता है।
भारत जैसे देशों में भारतीय संविधान की विशेषता और महत्ता इसके चलते कहीं अधिक है, इसके चलते कहीं अधिक है। आगे लिखिएगा, परिवर्तनशीलता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में सुधार की बात कही गई है। सुधार की बात कही गई। यह इस बात का द्योतक है कि संविधान रिजिड नहीं है, यानी कि कठोर नहीं है। लिख लीजिए, कठिनाइयों से निपटने के लिए सुधार और परिवर्तन की गुंजाइश देता है। कठोर नहीं है, कठिनाइयों से गुजरने के लिए सुधार और परिवर्तन की गुंजाइश प्रदान करता है। ठीक है, सूक्ष्म हो तो बेहतर है। एक हेडिंग बनाइए, सूक्ष्म बेहतर होता है। एक लाइन ये लिखिए, सूक्ष्म बेहतर होता है। संविधान बहुत विशाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, विशाल नहीं होना चाहिए, बल्कि अनावश्यक रूप से बड़ा होने से रोकना चाहिए। अनावश्यक रूप से बड़ा होने से रोकना चाहिए। भारत का संविधान यहां की परिस्थितियों के चलते विश्लेषण को अधिक ग्राह्य किया है। विश्लेषण को अधिक ग्राह्य किया है। फलस्वरूप विशाल है, परंतु असीमित नहीं है। असीमित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जहां अधिकार निहित हो। नेक्स्ट, जहां अधिकार निहित, मौलिक अधिकार संविधान का एक सशक्त पक्ष है। एक सशक्त पक्ष है। भारत सहित रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान आदि तमाम देशों में ऐसी बातें देखी जा सकती, जो एक श्रेष्ठ संविधान की पहचान, जो एक श्रेष्ठ संविधान की पहचान है। मौलिक अधिकार श्रेष्ठ संविधान की पहचान। वैसे तो देखा जाए तो 1215 के मैग्ना कार्टा, क्या समझे,
1215 के मैग्ना कार्टा में जो परिस्थितियां रही हैं, हमें यहाँ पर हिमांशु जी एक मैसेज दिखा कि बनारस के 2 स्टूडेंट्स हैं जो शिव कुमार जी हैं, एक रामेश्वर, वो चेक कर लीजिए, वो उनको आपने रोक तो नहीं दिया है, उनको जोड़ना है भाई। मैसेज मुझे चलते हुए दिखा है। रामेश्वर और शिव कुमार जी हैं, एक 2 बनारस के शिक्षक हैं, ये अपने क्लास के स्टूडेंट हैं, वो शायद जुड़ नहीं पाए हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो। नेक्स्ट फॉर्म में लिखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या समझे? एक अच्छे संविधान की विशेषता में यह शामिल है, एक अच्छे संविधान की विशेषता में यह शामिल है। इसी के कारण संविधान को संरक्षण मिलता है और बिना भय के लोग अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। बिना भय के नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत लिखें। यह सिद्धांत संविधान की श्रेष्ठता को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। यह सिद्धांत संविधान की श्रेष्ठता को सर्वश्रेष्ठ बना देता है क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसी के चलते आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होता है। इसी के चलते आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होता है। भारतीय संविधान में इसकी उपस्थिति गांधी दर्शन की झलक देता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, एक पॉइंट। लोक सशक्तिकरण। लोक सशक्तिकरण इसमें लिखिए लोकतंत्र में जनता श्रेष्ठ होती है। लोकतंत्र में जनता ही श्रेष्ठ होती है। क्या समझे? लोकतंत्र में जनता ही श्रेष्ठ होती है। उसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना होता है। ठीक जिस प्रकार नीतियों का निर्माण, उसका क्रियान्वयन जनहित में सुनिश्चित करने की विधा संविधान में है, जिस प्रकार नीतियों का निर्माण, उसका क्रियान्वयन नागरिकों के हित में या जनहित को सुनिश्चित करने की विधा संविधान में है, वह इसकी श्रेष्ठता को संबल देता है। वह संविधान की श्रेष्ठता को संबल प्रदान करता है।
ठीक है। उक्त तमाम बातों से, लाइन लास्ट है ये, उक्त तमाम बातों से यह परिप्रेक्ष्य उभरता है कि संविधान कई कारकों से श्रेष्ठ बनता है। भारतीय संविधान सूक्ष्म नहीं है, परंतु विशालता के साथ उपरोक्त सभी बातों से, विशालता के साथ उपरोक्त सभी बातों से वह युक्त है। ऐसे में संविधान, भारतीय संविधान को श्रेष्ठ की संज्ञा देना पहले भी प्रासंगिक था और अब भी है। पहले भी प्रासंगिक था और अब भी है। ठीक है, ठीक हो गया ये। अब देखिए, एक प्रश्न का उत्तर बन गया आपको, आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख दीजिए, है ना। अब आपको श्रेष्ठ संविधान में क्या होता है ये चीज पता चल गई। अब देखिए, आप चाहें तो पंथ निरपेक्षता की बात करें, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें, प्रभुत्व संपन्न की बात करें, समाजवाद की बात करें, कर सकते हैं। बहुत सारे देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन उनका संविधान वहां के लोगों के श्रेष्ठ है। हम धर्मनिरपेक्ष इसलिए हैं क्योंकि हम बहुधर्मी हैं, लेकिन बहुत सारे देश तो ऐसा नहीं है, लेकिन वहां भी संविधान श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने उन बिंदुओं को लिया जो कॉमन है। बहुत सारे देश समाजवादी नहीं है, अमेरिका तो नहीं है समाजवादी, लेकिन हो सकता है अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छा संविधान हो उसका। तो समाजवाद और कोई कोई हो सकता है लोकतंत्र में, आजकल तो हर जगह व्याप्त है, लोकतंत्र की धारा न फूटी हो, लेकिन वहां की जनता में अशोक जैसे शासक हो जो देवना प्रिय, जो जनता की सुख में अपना सुख देखते थे। राजतंत्र में लोकतंत्र, राम राज्य की परिकल्पना करके देखिए, प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। क्या समझे? जिस राजतंत्र में प्रजा ही संतान हो जाए, वो तो लोकतंत्र की पराकाष्ठा होगी। भले ही वहां पर चयन राजाओं का लोगों द्वारा न किया जाता हो, लेकिन आखिरकार लोकतंत्र की खूबी यही तो है ना कि नीतियां और उसका क्रियान्वयन जनहित में सुनिश्चित। तो कहीं पूंजीवाद है, कहीं समाजवाद है, कहीं धर्मनिरपेक्षता नहीं भी है, तब भी श्रेष्ठ संविधान उनकी परिस्थिति के अनुपात में वो हो सकता है। इसलिए हमने उन बिंदुओं को इसमें लेने का प्रयास किया कि एक श्रेष्ठ संविधान क्या है, जो एक कॉमन तौर पर, एक आम तौर पर इसको आप स्वीकार कर सकें, ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन, दुविधा ना पड़े। ठीक है, अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूं। देखिए, संविधान का जब हम कहते हैं कि संविधान का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हम विकसित और निर्मित संविधान का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि विकसित संविधान सदियों के परिणाम होते हैं और निर्मित संविधान वर्षों के परिणाम होते हैं। जैसे भारत का संविधान विकसित है या निर्मित है, अगर इंटरव्यू में कहीं सवाल पूछे या प्री परीक्षा में आए कि भारत का संविधान विकसित है कि निर्मित है, तो आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी
और 2 साल 11 महीना 18 दिनों में संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना। हमने आपको कल उदाहरण दिया होगा कि जुडिशियल रिव्यू को लेकर के अमेरिका के संविधान में कोई चर्चा नहीं थी, और आप कहते हैं कि जो, और उसके पीछे चले जाइए। आप जरा सोचिए कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में न्यायालय का गठन हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो गठित हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट ने वहां से जब तक आप संविधान बना रहे थे जितने फैसले दिए, अगर उन फैसलों के आधार पर, हालांकि आपने लिख दिया आर्टिकल 13(1) में कि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी ऐसा कानून हो, कोई निर्णय हो, कोई नियम हो, कोई अधिनियम हो जो भारतीय संविधान को चोट पहुंचाता हो तो उसको शून्य माना जाएगा। और 13(2) में आपने कहा कि 26 जनवरी 50 के बाद अगर ऐसा होता है तो शून्य माना जाएगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो 1215 के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, ऐसे तमाम राजलेखों के तमाम चार्टर की बात करते हैं। आप 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, उसके पहले चले जाइए 1893 की बात करिए, 1793 की बात करिए, 1884 की बात, 1784 की बात करिए, 1781 की बात करिए, 1773 की बात करिए, उसके और पीछे चले जाइए 1726 के राजलेख वगैरह की बात करिए, तो आपको स्पष्ट होता है कि इनमें भी तो कुछ आदेश निर्देश दिए ही गए थे ना। आप क्यों गए संविधान बनाने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से? वो तो एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट का एक परिणाम था जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, और आपने जोड़ लिया कि आर्टिकल 124 में जो भारतीय संविधान में न्यायालय की बात कही गई है, इसका पहली बार भारत में उल्लेख 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में मिलता है। अब वो न्यायालय ऐसे तो बना नहीं होगा, बहुत सारे निर्णय दिए होंगे। अगर उन निर्णयों की प्रासंगिकता, उन निर्णयों को उपादेयता को बनाए रखते हैं, जहां पे नजीर देते हैं, जहां प्रथाएं रूढ़ियां जिसको बोलते हैं निवास करती है जिन संविधानों, तो ऐसे विकसित होते हैं संविधान। और हमने एक सभा बना लिया और 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाया तो वो निर्मित हो गए। तो भारत का संविधान क्या मानेंगे आप? निर्मित संविधान। लेकिन क्या केवल निर्मित संविधान है? नहीं। अमेरिका का संविधान बनने के बाद, अमेरिका के संविधान के बनने के 23 साल बाद, 13 साल बाद, सॉरी 87 की बात, 1700, और मैं 1800 की बात कर, आए हुए निर्णय से न्यायिक पुनर्विलोकन की परिभाषा स्थापित होती। संविधान बनने के बाद भी न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो संविधान जैसे इस्तेमाल होते हैं। मैंने कल बताया था कि जब संविधान बना था तो आपको नहीं पता था कि मूल अधिकार मूल ढांचा है। ये बाद में न्यायालय ने तय किया कि मूल ढांचा है, और न्यायालय ने साफ कहा कि वो समय समय पर तय करता रहेगा, यानी वो समय समय पर तय कर सकता है कि और कौन सी चीज मूल। आप इस तरह से इसको पढ़ते हैं जैसे ये संविधान का हिस्सा हो, जबकि संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो न्यायालय का न्याय है। जिस जुडिशियल रिव्यू को हमने आर्टिकल 13 में उपयोग रखा है, वो जुडिशियल रिव्यू अमेरिका में संविधान में है ही नहीं, वो 1800 के संवैधानिक निर्णय का परिणाम। तो संविधान में न्यायालय के निर्णय, प्रथाएं, परंपराएं, इन सभी का भी समावेश होता है, और जो लिखा है वो भी। तो विकसित और विकास, विकसित और निर्मित संविधान क्या समझे? जैसे लिखित और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का क्या मतलब? उसका देश कैसे चलता है? इंग्लैंड अलिखित है, कैसे चलता है?
क्यों भाई? 1215 में मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा था कि नहीं? 1215 वाला मैग्ना कार्टा मूल अधिकार है ना, चला रहा है वहां से अपना। क्यों? 1793 में जब चार्टर आया था, तो 1813 में जो चार्टर आया उसके पहले तो 1793 के चार्टर से ही कंपनी चला रहा था ना अपनी। 1813 में परिवर्तन कर दिया तो 33 के पहले तक चलाता रहा। हमने 70 में संविधान बनाया ना, 70 सालों से संविधान हमारा है। हमने 70 सालों पहले संविधान बनाया और 26 जनवरी 50 को उसको लागू हुई। 70 साल पूरे हुए संविधान। और हमने बनाया कहां से? 1773 से। कितने साल का उसमें वर्णन भी शामिल है। आपको क्या लगता है 1935 का अधिनियम एकाएक लाया गया अधिनियम? 1919 का कोई लेना देना नहीं। 1919 में 1909 का कोई लेना देना नहीं। साइमन आया था कि नहीं? उसी 1919 का अधिनियम की क्या करने आया था कि 10 साल के बाद देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या है। आया तो वो पहले था 2 साल, और चुनौती देके गया था कि सर्वदलीय सभी लोग मिलकर एक संविधान बना के दिखाइए। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू की थी। तो हमारे इतिहास में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट भी तो संविधान की ही एक तारीख थी भैया, एक दस्तावेज था। क्यों? रावी नदी के तट पर लाहौर में आपने पूर्ण स्वतंत्रता की कसम खाई थी, और उस पूर्ण स्वतंत्रता की कसम को जो जिस दिन खाई थी संविधान को उस दिन लागू किया कि नहीं? इतिहास में तो 1930 भी है। हमने अपनी उन संकल्पनाओं, कल्पनाओं, परंपराओं और अपने अंदर के उन भावनाओं का भी उद्वेग संविधान का हिस्सा बनाया। 26 जनवरी 1950 इंतजार किया 2 महीना, 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि उस तारीख को इतिहास देना था। तो इतिहास में जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जाएंगे, कंपनी के शासन में जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन हमारे संविधान सभा ने बनाया, हम निर्मित संविधान चला। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए 2-3 लिखिए। विकसित और निर्मित संविधान के मूलभूत अंतर हैं, में मूलभूत अंतर है। विकसित और निर्मित संविधान के मूलभूत अंतर हैं, जिसमें इस बात की संभावना निहित है कि यदि दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो नियम और सशक्त हो सकते हैं। इसको आप कोरिलेट करने की कोशिश कर लीजिए। मैं छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं, बाकी चीज मैंने बताया है, थोड़ा समझाया है। लिखिए, विकसित संविधान ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल होता है। विकसित संविधान ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल होता है। इसका निर्माण कोई संविधान सभा नहीं करती है। इसका निर्माण कोई संविधान सभा नहीं करती है, न ही किसी तंत्र ने इसे प्रदान किया है। न ही किसी तंत्र ने इसे प्रदान किया। ठीक है, लिखें। इंग्लैंड में
अभी भी राजतंत्र है, मगर वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में है, मंत्रिपरिषद में है। और ऐसा इतिहास में हुए संघर्षों का नतीजा है, ऐसा इतिहास में हुए संघर्षों का नतीजा है। ठीक है ना? इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र, असीमित पहले तो पहले सीमित कर दिया, सीमित राजतंत्र विक्टोरिया के समय से देखा जा सकता है। तब से लेकर आज तक ब्रिटिश संविधान का विकास कहीं अधिक हो चुका है। ब्रिटिश संविधान का विकास कहीं अधिक हो चुका है, जबकि उसका संविधान अलिखित है, जबकि उसका संविधान अलिखित है। ऐसे संविधानों में रूढ़ियों, परंपराओं, कॉमा लगा लगा के लिखिएगा, रूढ़ियों, परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐतिहासिक घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो हो गया आपका विकसित संविधान के लिए आपको कोशिश नहीं करनी है, वो वक्त के साथ होगा। ठीक है ना? जैसे मैं संविधान आपको पढ़ा रहा हूं, तो कोई माना नया विद्यार्थी हो, जैसे आप में से कोई जो बड़ा नया होगा, वो सोचेगा हम दिन रात एक कर लेते हैं, दिन रात संविधान पढ़ेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, न सोएंगे, मतलब कुछ भी करके हम संविधान को रटेंगे। एक में ये लिखा है, दो में ये लिखा, तीन में ये लिखा, और मेरा संविधान के प्रति नॉलेज सशक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। विकसित जब चीज की जाती है तो उसमें समय के साथ जो घटनाएं हैं, जो ऐतिहासिक क्रांतियां हैं कह लिया, जो समय के साथ पटल पर, मानस पटल पर चीजें उभरती हैं, वो सभी जब तमाम पहलुओं पर सरोकार रखती हैं, तब जाकर के संविधान बड़ा बनता है। इसलिए मैंने जैसे बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब आपने 26 जनवरी 50 को सुप्रीम कोर्ट बनाया आर्टिकल 124 में, तब से वो कितने निर्णय दिया होगा, कितने उदाहरण आए होंगे। लेकिन चूंकि आपने आर्टिकल 13(1) में साफ लिख दिया कि पहले के जितनी भी चीजें हैं वो मौजूदा समय में के संविधान में अगर कोई चोट पहुंचाती हैं तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, तो आपने उसको, जब चोट पहुंचाएगा, ऐसी कई बातें होंगी जो चोट नहीं पहुंचाई होंगी। भाई आप 1935 का अधिनियम में आधा से ज्यादा आर्टिकल ले लिए कि नहीं, चोट आपके हिसाब की चीजें थी तभी तो। इसका मतलब है कि औपनिवेशिक सत्ता काल में भी कई बातें ऐसी थी जो आपके हिसाब की थी। समझ गए कि नहीं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट लिए आपके हिसाब का था कि नहीं? इसका मतलब है कि इन 200-250 सालों में करीब जितने भी 73 से 47 के बीच घटनाएं घटी इन 200 सालों के भीतर, वो आपने उसको अंगीकृत किया। इसका मतलब कुछ घटनाएं ऐसी थी जो आपको श्रेष्ठ बना सकती थी, लेकिन आपने उन्हीं घटनाओं को लिया, या उन्हीं परिघटनाओं को लिया, उन्हीं परिस्थितियों को लिया, उन्हीं रूढ़ियों को लिया, उन्हीं प्रथाओं को लिया, उन्हीं परंपराओं को लिया
जो भारत के नागरिकों के हितों को सुनिश्चित करें, सशक्त बनाए और लोकतंत्र की सशक्तिकरण को एक नई ऊंचाई दे, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं था। और जिस इंग्लैंड की बात हम करते हैं, को राजतंत्र आज भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो संघर्षों का परिणाम है कि आज सीमित राजतंत्र है और वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास। वो यूं नहीं, विक्टोरिया के टाइम से मैंने बताया कि रानी विक्टोरिया के टाइम से सीमित राजतंत्र हुआ तो सत्ता मंत्रिपरिषद की बढ़ेगी, और आज भी संविधान उसका वक्त के साथ विकसित हुआ, अलिखित है बट विकसित है। और हम लोग लिखित संविधान है, 70 साल पुराना संविधान है, लेकिन संविधान विकसित कब होता है? जब वहां के नागरिक का विकास होता है। संविधान बनाया क्यों आपने? संविधान सत्ता चलाने का, राज का चलाने के एक नियम है। कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के चौथे चरण में लाखों की तादाद में भूखे प्यासे अपने घर के लिए जाने वाले जो भारत के नागरिक हैं, अगर वो घर पहुंचने में इतनी तकलीफों से गुजर रहे हैं तो संविधान श्रेष्ठ है, बट राजकाज पे क्वेश्चन उठ सकता है। जिस संविधान ने अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया, उसी संविधान के भीतर रहने वाले लोग सड़कों पर आंखों में आंसू, पेट और पीठ को चिपका करके घर की यात्रा पर। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जिस लोक सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये लोक सशक्तिकरण का चित्र है? नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि संविधान में कोई दोष है। संविधान, हमने क्या बोला है, अगर आप साइकिल से गिरते हैं तो साइकिल का दोष नहीं, ड्राइवर का दोष है। संविधान आपको नियम दे रहा है, राजकाज आप चलाएं। ट्रेन चला के, बस चला के, हवाई जहाज चला के, जो भी मर्जी चला करके आपको लोक सशक्तिकरण को तय करना है। विदेशों से भारतीयों को, अलग अलग देशों से समय समय पर बाहर लाया, निकाल कर भारत में लाया गया। ये सरकार का कर्तव्य है। लोकतंत्र में सरकार एक की भी आवाज को नहीं दबा सकती, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन घर के भीतर घर पहुंचने के लिए इतनी बड़ी अव्यवस्था कहीं ना कहीं लोक सशक्तिकरण के विरुद्ध किया गया कृत्य है। हमारी निर्भरता हमारी सत्ता पर होती है, सत्ता की निर्भरता संविधान पर होती है। क्या समझे? और संविधान ने तो अधिकारों का पिटारा है, हमको भी दिया है और सत्ताधारकों को भी। अधिकार लिए जाते हैं, छीने जाते हैं, मौलिक अधिकार छीने जाते हैं। उल्लंघन करिए, हम कोर्ट से छीन के लिए आएंगे। क्या समझे? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, जिस तरीके से हमें सशक्तिकरण के पैमाने लोग नीति निर्देशक सिद्धांत तय करा देते हैं, जो कि संविधान की श्रेष्ठता है, लेकिन सवाल होता है कि यह लागू कराया जाता है। लागू कराने वाले लोग, राजकाज चलाने वाले लोग जनहित को कैसे सुनिश्चित करते हैं, कैसे नीतियां बनाते हैं, ये उनका काम है।
लिखें निर्मित संविधान उसे कहेंगे जो किसी समय विशेष में बनाए गए हैं। निर्मित संविधान उसे कहेंगे जो किसी समय विशेष में बनाए गए हैं। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, जापान आदि देशों के संविधान। भारत भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही बनाया। तो ये जो है निर्मित संविधान और वो विकसित संविधान, ठीक है। कभी आपके दिमाग में आए जब कहते हैं कि ये रियलिटी है, ये लीगलिटी है, क्यों? आपको अगर पता करना हो कि हमारा संविधान रियल है या लीगल है, कानूनी है वास्तविक है, एक हेडिंग फट से बना लीजिए, कानूनी और वास्तविक, जरा से 2 लाइन लिख लीजिए। यह संविधान के भीतर किया गया भेद है, यह संविधान का भेद है। कानूनी और वास्तविक लिख लीजिए और लिखिए यह संविधान का भेद है। संविधान के लिखित तत्वों को, संविधान के लिखित तत्वों बारीकी से समझ लेना। मुख्य परीक्षा में जाके ना ऐसी बातें लिखोगे तो अंक मिलते हैं। बारीक से 1 लाइन दे रहा हूं तुमको मैं, सिर्फ 1 लाइन कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। तथास्तु। लिखो, संविधान के लिखित तत्वों को कानूनी संविधान कहेंगे। लिखित तत्वों को कानूनी संविधान कहेंगे और जब इसमें प्रचलित रूढ़ियां जो चली आ रही हैं और न्यायालयों के निर्णयों को शामिल किया कर दें, और न्यायालयों के निर्णय को शामिल कर दें, तो इसे वास्तविक संविधान कहेंगे। समझ में आया? जो हमने लिखा वह कानूनी संविधान और रूढ़ियों और न्यायालयों के निर्णयों को शामिल कर दे तो क्या हो गया? वास्तविक संविधान। आप पता करो कि भारत का संविधान क्या है। संविधान क्या, जो चीज इसमें शामिल कर दिया जाए तो वास्तविक संविधान बन जाता है। रूढ़ी और न्यायालयों के निर्णय, न्यायालय के निर्णय शामिल हैं कि नहीं संविधान? फिर तो संविधान ने जहां से चला था रुख बदला कि नहीं? वैसे भी रूढ़ियां प्रथाएं संविधान में, न्यायालय के निर्णय भी बीच में आने लगे। पहली अनुसूची किससे जोड़े थे आप? न्यायालय। जब आप कई चीजें जो खेती बाड़ी का, सीलिंग का, फीलिंग का, कई चीजें जाके देखिए, कहां नहीं, बीरूबाडी केस में जाइए, कभी संविधान का अंग है कभी नहीं है, आप मानते चले गए। 73 के केशवानंद भारती केस में चले जाइए, आप 51 से ही, पहले से ही शुरू करिए, पहली अनुसूची से। इतना मात्र भी न्यायालय का कहीं जिक्र है तो न्यायालय है और आज तक है। कुछ भी हो भागते हैं न्यायालय में। आरक्षण के मामले में भी न्यायालय। इस अर्थ को आप समझ गए, रूढ़ियों, न्यायालयों के निर्णयों को उसी संविधान में शामिल किया जाए तो वो संविधान जो कानूनी होता है वो वास्तविक बन जाता है। और देश, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कानून से नहीं चलता है।
वास्तविक से चलता। जब छठ पूजा होती है ना बिहार में, तो ये परंपरा चली आई है, ठीक है ना। तो परंपराओं का निर्वहन के लिए भी संवैधानिक हमको सुविधाएं मिले। अगर ये सुविधा ना मिले, कोई चला जाए न्यायालय में और न्यायालय उनके जनता के हित में फैसला दे दे, तो ये फैसला आ गया। तो अगर संविधान में ये फैसला आया, संविधान मतलब न्यायालय में गए आया, तो कहां चला गया संविधान? वास्तविक संविधान की। ठीक है, लाइन बदल दीजिए, लिखिए। अमेरिका का संविधान इतना बड़ा नहीं है कि उसको लंबे समय में पढ़ा जाए। लिखिए, अमेरिका का संविधान इतना बड़ा नहीं है कि उसे लंबे समय में पढ़ा जाए, कुछ घंटों में पढ़ा जा सकता है। परंतु इसका वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब न्यायालयों के निर्णय और प्रथाओं तथा रीति रिवाज की जानकारी होती है। जब न्यायालयों के निर्णय, रीति रिवाज और प्रथाओं से इसको जोड़ा जाता है, तब पता चलता है अमेरिका का संविधान। और हमारे संविधान में कानूनी संदर्भ ज्यादा है। हमारा संविधान एक प्रकार से कहेंगे कानूनी अधिक है। ठीक, अमेरिका का थोड़ा पुराना भी हो गया। जैसे मैंने बोला जुडिशियल रिव्यू तो था ही नहीं उसमें। अब जुडिशियल रिव्यू, अब आप यार अच्छी अच्छी चीज नहीं रखे हो, लेकिन न्यायालय निर्णय देख। आपको एक बात बताएं, जो ये कानून होता है ना, कानून, जो ये कानून बनते हैं, कानून तो घटनाओं के परिणाम है ना। कानून घटनाओं के परिणाम। अगर माना लोग चोरी छिपे देश में आए ना, तो ये एनआरसी क्यों होता? ये तो परिघटना के बाद, हत्या होती नहीं तो 302 का केस ही क्यों बनाया जाता? कभी तो नहीं रहे होंगे ना ये कानून। कानून रोकने के लिए, दुरुपयोग करने की जो स्थितियां बनती है, उन सबको लाने के लिए, जैसे कहते हैं रेयर एंड रेयरेस्ट केस में फांसी। बलात्कार के मामले में देखोगे निर्भया केस, निर्भया जैसे केसेस ही नहीं होते, तो कानून में परिवर्तन क्यों किए जाते? वो तो घटनाओं का परिणाम है। संविधान में भी यही है। इसलिए ये कानूनी दस्तावेज है हमारा हमारा संविधान कानूनी दस्तावेज है। लेकिन अगर वास्तविक संविधान में प्रथाओं, रूढ़ियों या यूं कहा जाए रीति रिवाज और न्यायालयों के निर्णय शामिल होते हैं, तो वास्तविक संविधान बन जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान कानूनी दस्तावेज के साथ कुछ हद तक वास्तविक की संज्ञा भी प्राप्त करता है। जैसे नम्रता से कठोरता की बात, नम भी है, कठोर भी है। ठीक हो गया होगा। लिखित अलिखित में चलिए थोड़ा लिख लीजिए। लिखित अलिखित ये आखिरी है, लिखें। जो लक्षण विकसित संविधान के होते हैं, जो लक्षण विकसित संविधान के होते हैं, वैसे ही अलिखित में देखे जा सकते। लिखें, गवर्नर ने कहा है कि, गवर्नर ने कहा है कि रीति रिवाज और न्यायालयों के निर्णय
अलिखित संविधान को प्रोत्साहित करते हैं। अतः यह किसी रचना का कारक नहीं है। अतः यह किसी रचना का कारक नहीं है। लिखित संविधान में बुनियादी बातों का उल्लेख होता है। लिखित संविधान में बुनियादी बातों का उल्लेख होता है। गार्नर ने लिखित संविधान को पवित्र लेख की संज्ञा दी है। लिखित संविधान को पवित्र लेख की संज्ञा दी है और इसे साधारण कानूनों से अलग माना है। भारत का संविधान लिखित है, साधारण कानून से भिन्न है। लिखिए, लिखित है, साधारण कानून से भिन्न है और यह स्वयं में परिवर्तन की क्षमता रखता है। 368, यह स्वयं में परिवर्तन की क्षमता रखता है। ठीक हो गया। ये तो हो गए आपके थोड़ी सी इस तरीके की जानकारी। अब आपको मैं यहां यह समझाना चाहता हूं कि जब सवाल बनता है तो जैसे लिखित हो या अलिखित हो, ठीक है ना, अगर अलिखित संविधान है तो उसके गुण क्या होंगे? जैसे एक टिप्पणी लिखना अलिखित संविधान पर, तो उसके गुणात्मक पक्षों को अगर आप जान जाएं तो मैं कुछ हेडिंग्स बताऊंगा, आप समझ जाएंगे उससे, और उसके अंदर के दस्तावेज को इतना जानकार होते जा रहे हैं कि आप फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर लिखित है तो उसके भी कुछ गुण होंगे, है ना। लिखित के दोष भी हो सकते हैं, तो दोनों के भी देख लेते हैं। लिखित के भी दोष देख लेते हैं और अलिखित के भी, दोनों के गुण भी देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एक छोटा छोटा बिंदु में 2-3 पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि संविधान की जो आलोचना है वो बनती नहीं है। हम यहाँ क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे अंदर गुण के साथ अवगुण भी होंगे, जो दुर्गुण हैं वो होंगे। ये बात आलोचना के लिए नहीं कर बता रहे हैं। आलोचना अलग होता है, दुर्गुण अलग होता है। दुर्गुण तब आलोचना का विषय होता है, यानी कि दुर्गुण होना गलत नहीं है, सबके पास होता है। यही चीज को, मामूली बात को जब लेखन में जाएंगे तो छोटे छोटे बिंदु को समझेंगे। तो दुर्गुण, देखो बच्चा, गुण जो है ना की भी आलोचना की जा सकती है और दुर्गुण की भी आलोचना की जा सकती है, लेकिन दुर्गुण और अवगुण जो है गुण और अवगुण जो है दो बिंदु हैं। मात्र इनके होने से आलोचना नहीं होनी चाहिए कि आप में कोई अवगुण है तो आप आलोचना कर दीजिए, नहीं। अगर मेरे अंदर कोई अवगुण है तो आप आलोचना एक अलग विषय है। जब मैं उस अवगुण के उपयोग से समाज का, लोक का अहित कर दूं, तब उससे होने वाले नुकसान को लेकर के आलोचना हो सकती है। लेकिन अगर मेरे पास अवगुण होने के बावजूद उससे आपका, समाज का कोई नुकसान नहीं, तो उस अवगुण से आपको किस बात की आलोचना भाई? तो संविधान में अगर गुण, लिखित संविधान के गुण, अलिखित संविधान के गुण, ये तो गुण हो गए। माना कुछ अवगुण है लेकिन उसमें लोगों का कोई अहित ही नहीं है, तो बताने के लिए बता दीजिए, लेकिन आलोचना नहीं कर सकते। आप समझ गए नहीं बात? आलोचना आप नहीं कर सकते दुर्गुण के बावजूद। जैसे संविधान बहुत विशाल है,
भारत का संविधान विशाल है, चलो मानते हैं विशालता इसका दुर्गुण है, मान लिया, तो क्या बिगाड़ लिया आपका उसने? विशाल होके क्या बिगाड़ लिया? कोई दिक्कत आपको? भारतीय संविधान की विशालता से आपको कोई प्रॉब्लम है? अब आप कहेंगे साहब पढ़ने में कम समझ में आता है, ये दुनिया का बड़ा संविधान कैसे बन गया, ये यहाँ का थैला वहां का उधार, यहां से ये चीज वो चीज। हमने सफाई में क्या बोला? बहुभाषी है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, बहुधर्मी है, परिस्थितियां यहाँ की भिन्न है, रियासतों का देश है, क्षेत्रवाद है, यहाँ अलगाववाद है यहाँ। अरे भाई सबको सही करने में लग गया टाइम, थोड़ा बना दिया बड़ा सा संविधान, विशाल हो गया, और फिर अधिकार दिया, मूल अधिकार दिया, नीति निर्देशक तत्व दिया, चुनाव आयोग दिया, न्यायालय दिया, ऐसे तमाम चीजें हमने गिना दिया। इसके कारण विशाल बन गया, क्योंकि ये जरूरी था देना। अब देना जो है वो गुण हो गया, और इसी देने में विशाल बन गया तो अवगुण हो गया। वाह, कमाल की बात। क्यों ऐसे? आप आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की, माना आप 3-4 साल लगा है, आप अधिकारी बन गए। अधिकारी बनना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार बोले 4 साल लग गया, यार टाइम बर्बाद हो गया, इतना विशाल टाइम लग गया। ये कैसा फार्मूला भाई? ये फार्मूला फिट है? कहीं से फिट नहीं दिखता है। अरे उसकी विशालता में उसकी प्रासंगिकता तो झलकाओ। वो विशाल किस कारण हुआ? अगर कोई दुर्गुण है, कोई अवगुण है बच्चा, अगर मैं उसका उपयोग ही नहीं किया अवगुण का, तो तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं कि किस बात की आलोचना कर रहे तुम। ठीक, तो एक हेडिंग लिखिएगा, पहले से क्वेश्चन बना लीजिए। लिखें, संविधान लिखित हो या अलिखित? पहली बात तो लिखें कि हाँ चलिए ठीक है, संविधान लिखित हो या अलिखित, उसकी अपनी विशिष्टता है। संविधान कितना भी गुणात्मक हो, कुछ हद तक मात्रात्मक, कुछ हद तक मात्रात्मक, और कितना भी गुण से युक्त हो, कुछ बिंदु दुर्गुण के देखे जा सकते हैं, कुछ बिंदु दुर्गुण के देखे जा सकते हैं। टिप्पणी करें। जब हमने कहा कि संविधान लिखित हो या लिखित हो विशिष्टता की दृष्टि से, व्हाट डू यू मीन विशिष्टता? जो आम आदमी ना कर पाए वो विशिष्ट है। अगर आम आदमी कर लेगा तो फिर वो विशिष्ट किस? आम आदमी क्या करता? सामान्य काज। आम आदमी क्या करेगा? सामान्य कार्य करेगा। और संविधान क्या करेगा? वो विशिष्ट काज करेगा, उसकी अपनी विशिष्टता है। तो किसी भी देश के संविधान की अपनी विशिष्टता है। क्यों? क्योंकि वह जनहित को सुनिश्चित करता है, और उसके लिए पूरी जो एक पावर है, जो एक सप्लाई है, जो एक निहित परिप्रेक्ष्य है, वो सबका सरोकार उसके नियमबद्धता, उसके संग्रह, उसके पुस्तिका में निहित है। संविधान बनाया गया है विशिष्ट कार्यों के लिए, तो समझ रहे हैं ना? संविधान विशिष्ट कार्य करता है, और आम आदमी का काम करता। तो संविधान जो है ना, पूरे देश के नागरिकों का नेतृत्व का परिणाम है। संविधान में देश के पूरे नागरिकों का मत शामिल है। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी में बनारस के लोगों ने मत दिया तो विधायिका में चले गए, फिर उन सब विधायिका के लोकसभा के लोगों ने अपना मत दिया तो और ऊपर चले गए सत्ता पे, वो विशिष्ट हो गए।
क्यों? क्योंकि वो रेल चलाते हैं, वायुयान उड़वाते हैं, सड़क बनवाते हैं, ये आम आदमी नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है प्रशासन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और इन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में संविधान उसको ताकत देता है। तो संविधान भी क्या किया? संविधान एक अपने आप में विशिष्टता को लेता है, और वो चाहे लिखित हो चाहे अलिखित। ठीक है, फट से लिख लीजिए। और उसके बाद हमने बताया कि अपनी विशेषताएं, संविधान की विशेषता क्या है चेला? संविधान बताता है कि हमारे भू राजनीतिक क्षेत्र में कहां क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, हमारा क्या अधिकार होगा, राज्य क्या करेंगे, न्यायालय क्या करेंगे, ये सब चीज बताता है, उसकी विशेषता है। मैं जैसे पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, वो क्या होता है, प्री क्या होता है, मेन क्या होता है, संविधान में ऐसे आता है, सवाल ऐसा आता है, वैसा, ये मेरी विशेषता है। जब ये इस विशेषता का उपयोग करता हूं तो क्या बन जाएगा? बढ़ जाएगी महत्ता। तो 70 सालों से संविधान का क्या बढ़ रहा है? महत्ता। फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, अलिखित संविधान के गुण, फट से लिखिए। अलिखित संविधान के गुण क्या हैं? देखो बच्चा, मैं बता चुका हूं वहां पे अलिखित संविधान के बारे में, और ये क्या करता है, ऊपर से लेता चला आता है, जितना लंबा होता जाएगा लिखित संविधान को उतना ही चीजें मिलती जाती, यानी इसमें परिवर्तनशीलता की गुंजाइश रहती है। लिख लीजिए, परिवर्तनशीलता उन्मुख रहता है, परिवर्तनशीलता उन्मुख होता है ये। ठीक, इंग्लैंड का संविधान आगे के 50 साल में और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं न्यायालय और प्रथाएं क्या क्या आगे बढ़ा दें उसको आगे। प्रगतिशील की संभावना लिए रहता है। ठीक है ना? बदली हुई परिस्थितियों के साथ, बदली हुई परिस्थितियों के साथ इसे आसानी से ढाला जा सकता है। बदली हुई परिस्थितियों के साथ इसे आसानी से ढाला जा सकता है, इसीलिए प्रगति कर जाता है। ठीक है ना? लिखें, लिखें, अलिखित संविधान बिना ढांचे का विनाश किए, बिना अलिखित संविधान में बिना उसके ढांचे का विनाश किए, नुकसान किए, है ना, नुकसान किए, संकट को टाला जा सकता है। ठीक है, लिखें, राष्ट्रीय जीवन के स्वाभाविक विकास का यह परिणाम है, राष्ट्रीय जीवन के विकास का यह, राष्ट्रीय जीवन के स्वाभाविक विकास का यह परिणाम है, और प्रौढ़ होने के साथ साथ यह विकसित होता रहता है। विकसित और विस्तृत लिख लीजिए, प्रौढ़ होने के साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा विस्तृत और विकसित होता रहता है। इसमें कहीं ना कहीं समय के साथ लोकमत का परिप्रेक्ष्य निहित होता रहता है, लोकमत का परिप्रेक्ष्य निहित होता रहता है। जरा दोष लिखिए, इसका दुर्गुण क्या हो सकता है अलिखित संविधान का? यह अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। पहला दोष ये, अनिश्चित, पता ही नहीं आगे क्या होगा। हमारे में तो 70 साल पहले जो लिखा था वही अब भी, इनमें तो 70 सालों में पता नहीं क्या क्या बदल गया हो। अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट, ऐसे देशों में न्यायाधीश अपने अनुसार, न्यायाधीश अपने अनुसार संविधान की व्याख्या करते हैं।
जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो लिखा है क्या करना है। ऐसे में यह न्यायालयों का खिलौना होता है, वो तो न्यायालय के ऊपर है। ठीक है, लिखें, लोकतंत्रात्मक परंपराएं हों, रीति रिवाज हो, रूढ़ियां हो, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो, ये इसके टूल्स होते हैं, इसके उपकरण होते हैं। ऐसे राष्ट्र या ऐसे देश जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की हो, जैसे भारत में उदाहरण दे दूंगा बाद में, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की हो और लोकतंत्र की परंपरा पनपाना चाहते हो, वहां अलिखित संविधान सफल नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे भारत, इसका अवगुण यह है कि हमारे देश में नहीं चलेगा। अलिखित संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा नहीं होती। ठीक है ना। इंग्लैंड में यह राजलेख की देन, क्या समझे, 1215 का मैग्ना कार्टा लिख लीजिए ब्रैकेट। अगर आपको मैं ये कहूं कि 300 उधर चले जाइए बीसी में, अशोक महान ने प्रजा के सुख में अपना सुख सोचा था। ठीक है ना, प्रजा का सुख में राजा का सुख है। अगर इस परंपरा को हम लिखे ना, बोल दें, और हम सन 47 में आजाद हुए हों, तो ये कितनी देर तक टिकेगा? टिकेगा भी? इंग्लैंड तो चला आया ना लेके अपना, उनको कौन सा आजादी से लोकतंत्र स्थापित करनी थी? वो घूमे ऐसे। हमें तो उनसे आजाद होना था और लोकतंत्र स्थापित करना था। जिस देश में, जैसे कहते हैं ना कि चोट पे चोट बहुत लगती है, जिस उंगली में चोट लगी हो ना फिर लग जाती है उसे। जो देश मुश्किल से आजादी को लेकर के लोकतंत्र स्थापित करने चला, अगर वह कानूनी नियम संबद्ध संविधान का एक एक पक्ष नहीं उभारेगा, तो उसके लोकतंत्र की सफलता के खतरे रहेंगे। इनके यहां क्या है, तो रूढ़ियों परंपराओं से चले। लीबिया में लोग नहीं रहते हैं क्या? सीरिया में नहीं रहते क्या? उत्तर कोरिया में नहीं रहते क्या? चीन में नहीं रहते क्या? अगर चीन में इसी तरीके से रहने की परंपरा है, तो उनकी पीढ़ियां इससे परिचित। इंग्लैंड में अगर मौलिक अधिकार की घोषणा नहीं के बावजूद भी वहां मौलिक अधिकार इतने सुरक्षित हैं, तो उनको बिना घोषणा तो ये मिला हुआ है। और हमारे यहां तो 12 से 35 के बीच लिखा हुआ, तब भी उसमें गड़बड़ी होने खतरे रहते हैं, सब कुछ स्पष्ट के बावजूद। बहुत मुश्किल से, इसीलिए कहा गया ना, बड़ी मुश्किल से हमने स्वतंत्रता की किश्ती किनारे लगाई है, और बहुत ही ताकत लगा करके हमने संविधान बनाया इस देश को चलाने की। संविधान की श्रेष्ठता
और जन सशक्तिकरण को तनिक मात्र भी खतरा उत्पन्न हुआ तो स्वतंत्रता की प्रासंगिकता का अपने आप में डेंट लगना स्वाभाविक है। ये स्वतंत्रता किसके लिए थी? क्यों किया था आपने 1917 में रोलेट एक्ट का विरोध? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का ये जेल हो रहा था। क्यों? काला कानून। क्यों? क्योंकि आपको जनता का राज चाहिए था और जनता के हितों से जुड़े कानून चाहिए थे। जनता का संविधान, जनता का कानून, जनता का तंत्र और जनता का विकास, जनता का सशक्तिकरण, ये तभी संभव था जब जनता की सरकार हो। और जनता की सरकार तो होगी, नई नई आजादी है, चलाओगे कैसे? बढ़िया संविधान बनाओ भाई, श्रेष्ठ संविधान बनाओ, लिखित संविधान बनाओ। मौलिक अधिकार की घोषणा ऐसे नहीं, सबके अधिकार को तय करो, सबके कर्तव्य को तय करो, सबके उत्तरदायित्व को तय करो, भले ही बन जाए विशाल संविधान बनने। अब लिखो लिखित संविधान के गुण, फट से लिख लीजिए, खत्म करा देता हूं। आज ये सोच के आया था कि करा दूंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं बोला ना, अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, थोड़ा और तेज चलूंगा। इससे 0.3 मतलब 30-40% तेज चलूंगा। एक हफ्ता रुक जाइए, थोड़ा और विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ जाए, बहुत आगे निकल जाए। ये बड़ा मर्म है, ये संविधान के मर्म है। अगर एक बार आपके जहन में चला गया ना तो फिर मजा ही मजा है। लिखिए, पूर्ण रूप से निश्चित और स्पष्ट होता, उल्टा कर दो उसको, अनिश्चित, अस्पष्ट, पूर्णतः निश्चित, स्पष्ट। वाद विवाद का कोई यहां पर जगह नहीं है, लिख दो, वाद विवाद की कोई जगह नहीं है। मौलिक अधिकार की घोषणा और जनता के अधिकार और शासन पर अंकुश देखा जा सकता है, शासन पर अंकुश देखा जा सकता है। ठीक है ना? यह स्वार्थी गुटों का खिलौना नहीं बन सकता, यह स्वार्थी गुटों का खिलौना नहीं बन सकता। गार्नर के अनुसार यह एक पवित्र लेख है। इसको डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे अंग्रेजी में, लेटर मत बोलिएगा, पेपर मत बोलिएगा, लेख को आप इसको बोलिएगा डॉक्यूमेंट्स, है ना? जिस पर हर भारतीय को गर्व है। भारत के हिसाब से बता दिया मैंने, है ना? और लोग जहां जिसके हैं वो गर्व कर ले, क्या करना, हमें क्या कष्ट है भाई। अलिखित संविधान की तुलना में यह दृढ़ और स्थायी रहता है। न्यायालय, लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक है, जो हमारे देश के हिसाब से होता है। और वहां क्या बताया लिखित में? इन न्यायालय के हाथ का खिलौना, न्यायालय खेलता है, यहां न्यायालय मर्यादा में रहकर उसकी संरक्षण देता है। दो सरल लिख लीजिए, दो बिंदु। अलिखित संविधान में, जरा लिखिएगा, तुलना हो जाएगा। अलिखित संविधान में प्रौढ़ता के साथ वह विकास करता है, बता चुका हूं ये, वह प्रौढ़ता के साथ विकास करता है, जबकि लिखित संविधान प्रौढ़ता के साथ विकसित नहीं होता। प्रौढ़ता के साथ विकसित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हम प्रथाओं को नहीं लेकर ढोते हैं, हम तो सिर्फ जो 26 जनवरी 50 को बनाए वही संविधान आज। ये दोष मान लीजिए, ऐसे ही बोल दिया दोष। आगे लिख लीजिए,
संविधान में, लिखित संविधान में क्रांति तथा विद्रोह का भय बना रहता है। क्रांति तथा विद्रोह, देखिए अलिखित संविधान में कोई विद्रोह क्रांति हो तो ढाल लेता है, वो बदल लेता है स्वरूप, लेकिन हमारे लिखित संविधान में ऐसी संभावना नहीं है। इसके लिए संभावनाएं बदलने की, परिवर्तित होने का आर्टिकल 368 में बड़े अपने उसके नियम हैं, ऐसे कभी भी नहीं फ्लैक्स। इसीलिए हम सरकारी और निजी प्रशासन से पढ़ाते थे बात कहते हैं कि जो निजी प्रशासन होता है वो नियम तो बनाते हैं लेकिन फायदे के लिए नियम को फ्लेक्सिबल रखते हैं और नियम बदल लेते हैं फट से। हमारे सरकारी में नुकसान होता रहेगा, नियम चलता रहेगा, क्योंकि सरकारी नियम बदलना आसान नहीं होता है और प्राइवेट नियम जो होते हैं वो फट से बदल लेते हैं। आप जाइए सिम लेने के लिए, फोटो नहीं तब भी दे देगा, कहेगा अच्छा ठीक है कल दे दीजिएगा, सोचेगा इसको बेचो यार। मतलब कुछ और भी चीज उदाहरण हो सकता है। लेकिन कहीं पे सरकारी में जाएंगे, सारा नियम कायदा कागज नहीं है तो नहीं काम करेंगे, पता चला वो ग्राहक उसके हो गए, उसके रह गए, फिर बीएसएनएल पीछे हो जाएगा और जियो आगे हो जाएगा। ठीक, तो राष्ट्र, इसमें क्या लिख दिया आपने, क्रांति और विद्रोह का भय बना रहता है, अलिखित ढाल लेता है, ये नहीं ढाल पाता है। बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार यह परिवर्तन आसानी से नहीं कर पाता है। लिखित संविधान बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार आसानी से यह परिवर्तन नहीं कर पाता। लिखें, लिखित संविधान में संशोधन में भी कठिनाइयां हैं। लिखित संविधान में के संशोधन में भी कठिनाइयां हैं। कभी कभी यह प्रगति में बाधक भी बन जाता है। गवर्नर ने इस पर कहा है, गवर्नर बड़ा काम का आदमी है, आपको बचा देगा। आप एग्जामिनर सोचेगा यार क्यों क्यों बोल रहा है, तब तक गवर्नर ला दो, सेफ कर देगा आपको, कहेगा आदमी पकड़ा हुआ है इसने, वैसे उसका नाम डॉक्टर गवर्नर है। गवर्नर ने टिप्पणी किया क्या इस मामले में, कहा है, क्या कहा है कि यह राजनीतिक जीवन और राष्ट्र की प्रगति के सिद्धांत, यह राजनीतिक जीवन और राष्ट्र की प्रगति के सिद्धांत को अनिश्चित काल के लिए एक लेख पत्र में दबाकर, इसका अर्थ न समझ में आएगा क्लास के बाद समझिएगा, अनिश्चित काल के लिए एक लेख पत्र में दबाकर भरने का प्रयत्न करता है। और यह एक ऐसा प्रयत्न है जैसे एक व्यक्ति के लिए ऐसा करें, शारीरिक वृद्धि तथा आकार का विचार किए बिना कोट बनवाता है। शारीरिक वृद्धि और शरीर का आकार जो है बिना ध्यान दिए कोट सिलवा लेता है, बाद में नहीं आएगा। तो 70 साल पहले बना था तो 2020 में क्या होगा आकलन थोड़ी था। तो वही बोल रहा है कि देश की प्रगति में हो सकता है ये बात है। लेकिन बच्चा मैं इसीलिए बोलना चाहूंगा, जब फ्रांस ने अपना संविधान बनाया ना, फ्रांस ने संविधान, तो फ्रांस ने अपना पहला संविधान 1830 में बनाया और 5वां संविधान 1958 में बनाया। क्या समझे? और मैंने निर्मित संविधान की संज्ञा में फ्रांस के संविधान को रखा। 1830 में पहला और 1953 में 5वां, यानी कि निर्मित संविधान समय के साथ फ्लेक्सिबल चूंकि नहीं होते हैं, अलिखित में प्रथाएं, परंपराएं, न्यायिक निर्णय उस समय के साथ क्रांति भय सबको समेटते हुए निकल लेते हैं। लिखित में ये संभावना नहीं होती है,
तो फ्रांस ने अपनी वास्तु स्थिति को देख के संविधान ही बदलता रहा। 30 में किया, 46 में किया, 71 में किया, 1800, फिर 1946 में, फिर 5वां 1958। या तो उनको संविधान बनाने की तमीज नहीं थी। भाई इतना जल्दी जल्दी कौन बदलता है यार, है ना। भारत जैसा समझदार थोड़ी न रहे होंगे। और भारत तो विश्व गुरु है ना, तो हमसे प्रेरणा ले। तो हम लोगों ने 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाया, लेकिन एक भरपूर संविधान बनाया जो 70 सालों से अपने अंदर के निहित कानूनी परिवर्तन पक्ष के अंतर्गत देश की जन सशक्तिकरण की उन तमाम विशेषताओं और सत्ता को जो जनता के बीच कैसी उम्मीदें लेके जानी चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा नियम देते हुए अनवरत जारी है। और इतने सालों में ये लोग कितना परिवर्तन किया, जाहिर सी बात है उन्होंने ठीक से बनाया नहीं होगा, कुछ कमियां तो उनकी भी। ठीक, तो कुल मिला जुला करके मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में आपको श्रेष्ठ संविधान क्या होता है बताने का प्रयास किया। मैंने आपको संविधान के कुछ क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट पे चर्चा किया और उस क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट के कुछ मूलभूत बातों को बताया। एक लास्ट बात मैं बताना चाह रहा हूं जो आपको तुरंत लिख लेना है, तब हम क्लास खत्म करेंगे, कि संविधान में क्या है जो हट नहीं सकता। मतलब लिखिए, संविधान के वे अंग, एक हेडिंग बनाइए, संविधान के वे अंग जिसके बगैर, है ना, हाँ, संविधान की कल्पना संभव नहीं है। तो मैं यहां पे बच्चा ज्यादा कुछ ऐसा बोलने वाला नहीं हूं। मैं प्रिम्बल की कुछ बातें लिखा रहा हूं, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसका डिटेल कल हम यहां से करेंगे। पहले लिखिएगा प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द को, ये अभिन्न अंग है, इसको हटा नहीं सकते। इससे संविधान की साख और संविधान की विशिष्टता का लोप हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी गणराज्य की स्थापना, ठीक है। इसका हम चित्रण करेंगे, चाहे आपने कुछ 42वें संविधान संशोधन से ले आए, चाहे आप मूल संविधान में रहे, है ना। इसके बगैर अब संविधान, ये अभिन्न अंग हो गए हैं, ये संविधान के अभिन्न अंग है। वैसे तो बातें, संविधान की सारी बातें संविधान के लिए अभिन्न अंग ही समझिए, जो निश्चित कर दिए उनको हटा दीजिए, जो हैं वो अभिन्न अंग है। लेकिन जिससे संविधान की प्राथमिकता, संविधान की प्रासंगिकता, संविधान की कानूनी दक्षता, संविधान की संवैधानिक व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता की झलक मिलती हो, वो उसके अभिन्न अंगों में से भी प्राथमिक और ही बहुत ही मजबूत अंग हैं, जिसमें इनका नाम लोकतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है। आपने पंथ निरपेक्षता, हो सकता है पंथ, जैसे मैंने बोला, पंथ निरपेक्षता किसी के लिए भिन्न बात ना, हमारे लिए है, ठीक है। तो ये तमाम बातों के साथ जो आज का लेक्चर था, इसमें कुछ भाव आपको निकले होंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे संविधान बड़ा होता है। अभी देखिए, हम आर्टिकल 1, प्रिम्बल, ये सब नहीं पहुंच रहे हैं, अभी तो यही पोते लगा रहे हैं। जब ये सारा चीज घेर लेंगे ना, तो संविधान का 30% जो क्वेश्चन यहां वहां से आपको घेरता है, उस सब का नॉलेज आपको हो जाएगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही रहा होगा, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू जो कंसेप्ट आपका है, ये कंसेप्ट सिर्फ इसी सवाल के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट संविधान के किसी भी सवाल। तो मैं अब क्वेश्चन लूंगा और लेक्चर को अब यहीं पे विराम दूंगा।